नमस्कार। गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, संस्कृत विभाग, एक बार फिर से आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम पर व्याख्यान के लिए प्रस्तुत हूं। हम लोग मृच्छकटिकम में धीरे धीरे आगे बढ़ते चल रहे हैं। इसके काल, इसके कर्ता, इनके कृतित्व आदि से क्रमशः निकलते हुए इनकी रचना विधान पर हम लोगों ने टिप्पणी की। और यहाँ रचना विधान से तात्पर्य है कि क्या विष्कंभक है, कितने अंक हैं आदि, इन सारी श्रृंखलाओं से निकलते हुए अब हम लोग क्रमशः अंकानुसार इसमें इनकी कहानियों को जानेंगे, इनके चरित्रों के जानेंगे, इनके चरित्र कौन है, और तदनुसार अपनी चर्चा आगे चलती रहेगी। इस दृष्टि से हमने आज का टाइटल रखा है नाट्य परिचय, टेक्सचुअल इंट्रोडक्शन। इसका अर्थ क्या है? इसका सामान्य अर्थ यह है कि इसके कितने चरित्र हैं, कौन कौन चरित्र हैं, अंक कितने हैं, किस अंक की क्या कहानी है, कहाँ घटना घटती है, वैशिष्ट्य क्या है, इन सारे विषयों पर हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभ में ही यह जानने की कोशिश की थी कि इसमें कुल अंकों की संख्या 10 हैं, जबकि सामान्य रूप से नाटकों में अंकों की संख्या 7 होती है, 5 होती है, 6 होती है। और इन 10 अंकों के आधार पर हम लोगों ने इसे प्रकरण के रूप में जाना और 3-4 जो प्रमुख प्रकरण है उन नामों को आपके सामने मैंने रखा, जिसमें से सर्वप्रथम जो नाम ज्ञात है अश्वघोष विरचित शारिपुत्र प्रकरणम, और यह शारिपुत्र प्रकरणम अनुपलब्ध है। तदनंतर मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम प्रकरण का वैशिष्ट्य क्या है? बेसिकली अगर प्रकरण की समग्रता को हम यदि जाने तो इस प्रकरण का मूल संबंध समाज से है, यथार्थ से है, धरातलीय जीवन से है, मानव जीवन की यात्रा से है, मानव मानव के संबंध से है, उनकी सफरिंग से है, उनकी पीड़ा से है। इसमें हम प्रायशः पाते हैं कि कोई दिव्य चरित्र नहीं होता, कोई अति मायिक शक्ति वाला चरित्र नहीं होता। इसीलिए जब इनके हम चरित्र की चर्चा करेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से धरातलीय हमारे आपके पड़ोस के जो मित्र, बंधु बांधव, शत्रु आदि होते हैं, वे आपको इसमें चरित्र के रूप में देखेंगे। और यही कारण है कि महाकवि कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम में कहा कि नाटकम ही भिन्न रुचेर जनस्य बहुधाप्येकम समाराधनम। अस्तु, इस प्रकरण में 10 अंक है। हमने 10 अंक के नामों की भी चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की थी, लेकिन एक बार पुनरावृत्ति के लिए, ताकि यह स्मरण रहे, मैंने पुनः पुनः आप लोगों से कहा है कि परीक्षा आदि में इस प्रकार के अंकों के नाम पूछे जाते हैं और हम चूंकि इग्नोरेंट होते हैं, उन नामों को नहीं जान रहे होते, इसलिए हमें परेशानी होती है। और तदनुसार देखेंगे इनका जो पहला अंक है उस अंक का नाम है अलंकार न्यास। यहां न्यास का मतलब एक तो रखना भी है और न्यास का अर्थ धरोहर है। द्वितीय अंक है द्यूतकर संवाहक, तृतीय अंक है संधिच्छेद, चतुर्थ अंक का नाम है मदनिका शर्विलक, पंचम अंक का नाम है दुर्दिन, यानी बारिश की घटना घटेगी, छठे अंक का नाम है प्रवहन विपर्यय, जो कदाचित पूरे मृच्छकटिकम का सर्वाधिक प्रमुख अंक माना जाता है, सांकेतिक अंक है। और किस प्रकार से भाग्य विपर्यय होता है, किस प्रकार से एक गाड़ी के बदलने से किसी का भाग्य का विपर्यय होता है, वो इसमें हम पाते हैं और प्रतीकात्मक रूप में उसका संबंध जोड़ते हैं। 7वां अंक है वसंत सेना मर्दन। एक प्रकार से वसंत सेना की मृत्यु की चर्चा इसमें होती है, गला घोंट दिया जाता है प्रतिनायक के माध्यम से। अलग विषय है कि प्रतिनायक की दृष्टि में तो वो मार देता है, लेकिन कदाचित वसंत सेना की मृत्यु होती नहीं और एक बौद्ध भिक्षु के द्वारा वह बचा ली जाती है। 8वां अंक है आर्यक अपहरण। आर्यक अपहरण से तात्पर्य है यहाँ पर आर्यक नामक जो एक चतुर्थ श्रेणी का एक व्यक्ति है, विरोधी है, क्रांतिकारी है, वह तत्कालीन राजा, पालक
के विरोध में एक प्रकार से कह सकते हैं कि क्रांति करता है और उसको पदच्युत करता है। तो ये आर्य का अपहरण। 9वां अंक है व्यवहार अंक, जिसमें कि पूरा न्यायालयीय दृश्य है, जहां पर अधिकरणिक आदि का पूरा वृत्त आप पाते हैं। और 10वां अंक है उपसंहार। यद्यपि उपसंहार बहुप्रचलित शब्द है, एक तरह से जो आधुनिक नाट्य विधा में हम जिसे कर्टन कॉल कहते हैं, अर्थात जहां पर सारे पात्र आकर के एकत्रित हो जाते हैं किसी न किसी कारणवश, तो नाटककार अपनी कलात्मक कुशलता से नाटक के प्रायशः सारे प्रमुख चरित्र को एक जगह पर एकत्रित करते हैं घटना चक्र के माध्यम से। जैसे आप लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम में देखा कि दुष्यंत हो, शकुंतला हो, भरत हो, वो सारे इकट्ठे होते हैं। मृच्छकटिकम में आपने देखा चंद्रगुप्त है, मुद्रा राक्षसम में आपने देखा चंद्रगुप्त है, चाणक्य है, राक्षस है, सारे दोनों पक्षों के व्यक्ति एक साथ 7वें अंक में एकत्रित होते हैं, मिलते हैं। तो इसी प्रकार से ये उपसंहार है, अवसान है नाटक का, निर्णय है नाटक का, परिसमाप्ति है नाटक का। अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसा मैं बार बार कहता रहा हूं, कि यह संस्कृत नाट्य साहित्य के विशालतम नाटकों में से एक है, या यूं कहें कि यह विशालतम नाटक है। सबसे बड़ा नाटक इसे माना जाता है। नाटक कहना बार बार एक व्यावहारिक प्रयोग है, क्योंकि हर प्रकार की जो दृश्य काव्य है हम उनको नाटक की दृष्टि से ही अभिहित करते रहते हैं, क्योंकि जिह्वा पर प्रकरण नहीं होने के कारण बार बार नाटक आता है। इसलिए आप लोग यदि मैं मृच्छकटिकम शब्द के संदर्भ में नाटक शब्द प्रयोग करता हूं, तो आप उसका मृच्छकटिकम का जो परिचय है वह आप प्रकरण ही समझें। अन्यथा विक्रमोर्वशीयम को भी नाटक कहा जाता है, लेकिन वो नाटक नहीं है, वह त्रोटक है। तो मृच्छकटिकम जो कि एक विशाल प्रकरण है, रूपक है, उनमें पात्र कितने हैं, क्यों विशाल है? 10 अंक तो विशाल है इसलिए कि 10 अंक है, लेकिन 10 अंकों में चरित्र कितने हैं? मित्रों, जब हमने इसका मंचन किया था तो उस समय तो हम लोगों ने लगभग 52 या 54 चरित्र यानी 54 कैरेक्टर्स ऑन स्टेज हमने दिखाए थे। वो निदेशक की परिकल्पना होती है, हम अपना प्रयोग कर लेते हैं। क्योंकि नाटक इतना विशाल होता है तो कभी कभी एक ही कैरेक्टर के लिए हम 2 भागों में बांट लेते हैं कि कुछ अंक तक अमुक नायक का काम करेंगे और कुछ अंक तक अमुक व्यक्ति जो है वो नायक का काम करेगा। तो इस तरह से विभाजन, क्योंकि बहुत ही विशाल है और इतना कठिन ये नाटक है कि सारे चरित्र के द्वारा सारे डायलॉग, सारे दृश्य को स्मरण कर पाना कदाचित कठिन कार्य होता है। इसलिए आपने कभी भी पूरा का पूरा 10 मृच्छकटिकम अंकों का बिना एडिटिंग कभी इसका रंगमंचीय प्रदर्शन नहीं देखा होगा। अस्तु, हम इनके चरित्र के विषय में चर्चा कर रहे थे। हम सुविधा की दृष्टि से इनको 2 प्रकार में बांटते हैं, एक अदृश्य चरित्र और एक दृश्य चरित्र। अब ये क्या अर्थ हो गया अदृश्य चरित्र? इसका सामान्य अर्थ लेंगे कि रंगमंच पर जिस पात्र को हम नहीं पाते किसी भी प्रकार की भूमिका में, यानी उपस्थिति रूप में खड़ा हुआ भी जिस चरित्र को हम मंच पर नहीं पाते, हमने उनका नाम अदृश्य दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि अन्य पात्रों के मुख से उस चरित्र की चर्चा अवश्य होती है। जैसे उदाहरण के लिए जो बहुत बड़ा और प्रसिद्ध उदाहरण है, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुर्वासा। पूरे काव्य में, पूरे नाटक के ऊपर दुर्वासा का प्रभाव परिलक्षित होता है। दुर्वासा के कारण ही नायक नायिका का संघर्ष बढ़ता है और दुर्वासा के कारण ही नाटक में एक ट्विस्ट होता है, एक नाटक में एक अचानक सब चीज परिवर्तित हो जाता है। लेकिन वह दुर्वासा मंच पर है ही नहीं, दुर्वासा मंच पर दिखता ही नहीं है। बड़ी ही चतुराई से महाकवि कालिदास ने नेपथ्य से उनके शाप का विधान किया है। तो इसलिए हम ऐसे चरित्र को अदृश्य चरित्र कहते हैं। और दूसरा चरित्र जो दृश्य चरित्र है, स्वाभाविक है, स्पष्ट है, बखूबी आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे सारे चरित्र जो मंच पर होते हैं, कथानक विस्तार में जिनकी क्रमशः हम प्रत्यक्ष भूमिका देखते हैं, चाहे वो सेवक ही क्यों ना हो, चाहे वो छत्रधारी ही क्यों ना हो, चाहे वो रक्षक ही क्यों ना हो, लेकिन ये सारे के सारे चरित्र चूंकि मंच पर उपस्थित हैं, इसलिए हमने उनका नाम दिया दृश्य चरित्र। अब तदनुसार अगर हम इस पे चर्चा करें कि कुल चरित्र कितने हैं, तो जो मैंने गिनती की है, हो सकता है कुछ मिस हो गया हो विरागवश या प्रमादवश,
लेकिन चरित्रों की कुल संख्या जो पात्र है उसका संकलन लगभग हमने 40 किया, जिस 40 में 4 चरित्र ऐसे हैं जो मंच पर नहीं दिखाई देते, इसीलिए उनको आप देखेंगे कि हमने अदृश्य श्रेणी में रखा है। और जो दृश्य चरित्र हैं वे 6 हैं, तदनुसार 40 हो रहे हैं। फिर आप लोगों की सुविधा के लिए हमने विभाजन किया इस दृश्य और अदृश्य के आधार पर, जो कुल 40 पात्र हैं तो उनको भी 2 वर्गों में विभाजित किया, नारी पात्र और पुरुष पात्र। तो दृश्य और अदृश्य दोनों मिलाकर के 8 नारी चरित्र हैं और पुरुष चरित्र जो है वो 32 हैं। अगर आप स्लाइड्स देख रहे हैं तो 32 के सामने ब्रैकेट में आपने देखा होगा 28 + 4, 28 जमा 4 यानी 32। तो 28 ऐसे हैं जो मंच पर होते हैं और 4 ऐसे हैं जो मंच पर नहीं होते। तो अभी जो हमने अदृश्य चरित्र की चर्चा की थी जो 4 हैं, तो वो 4 ये हुए। तो तदनुसार मृच्छकटिकम में कुल पात्रों की संख्या 32 है। अब एक एक चरित्र को हम देखेंगे कि ये 32 के 32 चरित्र, जो 40 के 40 चरित्र हैं, वे उनकी क्या भूमिका है, क्या नाम है उनके, ये सारी व्यवस्था आपको मालूम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्रों, हम जब अध्ययन करते हैं तो उसका लक्ष्य होता है जीविका, और जब भी जीविका के लिए हम जाते हैं तो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं से भी गुजरना होता है। अभी आपने चर्चा सुनी होगी CUET, जो ये एंट्रेंस टेस्ट, जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी अगर एंट्रेंस टेस्ट होगा, चाहे वो BA के लिए हो, आने वाले दिनों में MA के लिए होगा, PhD में भी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, तो उन सारी जगहों पर ये सारी चीजें पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मृच्छकटिकम में नारी पात्रों की कुल संख्या कितनी है, और आपको वहां पर चॉइस रहेगा 4, 5, 6, 7, 8 आदि। तो आपको वहां पर उत्तर 8 देना होगा और उन सारी चरित्रों का नाम होगा। हम प्रश्न करते हैं कि संवाहक को, बौद्ध भिक्षु को एक पागल हाथी से किसने बचाया? वसंत सेना, कर्णपूरक, चारुदत्त, शकार। अब बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें। तो हमें अगर उन चरित्रों का नाम मालूम होगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कर्णपूरक का नाम स्मरण में रखते ही नहीं, तो कर्णपूरक जो है वहां पर हाथी से बचाता है और तदनुसार आंसर हमें फिर लिखना होता है कर्णपूरक। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों में एक ऑब्जेक्टिविटी को उत्पन्न करने के लिए हमने उन सारे चरित्रों का भी यहां पर परिचय आपके सामने रखा है, और तदनुसार जो सबसे पहली चर्चा हमने की वो अदृश्य चरित्र के रूप में देखते हैं। अब देखेंगे, पहला है रेभिल, जो कि मंच पर नहीं है। रेभिल प्रथम अंक में ही इसकी चर्चा आप पाएंगे। यह उज्जैनी का एक व्यवसायी है, चारुदत्त का मित्र है और वसंत सेना का भाई है। अब देखिए यहां से चर्चा आ रही है। अब वसंत सेना का भाई रेभिल, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में वसुमती के भाई का नाम क्या है, तो हमारा दिमाग घूम जाता है कि पहले तो वसुमती को ही ठीक से नहीं जानते, उनके भाई को हम कहां से इसमें ढूंढेंगे। लेकिन तब हमें उनकी जानकारी रखनी पड़ती है और मित्रा वसु आदि जो है उसके माध्यम से फिर उसका हम आंसर देते हैं। तो वसंत सेना का भाई है रेभिल, इसलिए यह एक विशिष्ट परिचय के साथ यहां पर मैं रेभिल को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एक है जूर्ण वृद्ध, क्षमा करेंगे ये चूंकि मैंने चूर्ण वृद्ध रखा है यहां पर, पुस्तकों में जूर्ण वृद्ध प्राप्त होता है, लेकिन कई कई जो इंग्लिश एडिशन है उनमें उसे चूर्ण वृद्ध करके रखा, इसीलिए ये चूर्ण वृद्ध है। ऑब्लिक आप इसे जूर्ण वृद्ध भी समझ लें। ये चारुदत्त का मित्र है। पालक, प्रायः प्रतिदिन प्रति व्याख्यान में मैंने पालक की चर्चा की है कि ये उच्च वर्गीय राजा है, लेकिन निम्न वर्गीय कार्य करने के कारण जो तथाकथित समाज के जो चतुर्थ वर्ग का नायक है वो इनको सत्ता से च्युत करता है। ये उज्जैनी का राजा है। आर्यक के द्वारा यह राज्यच्युत किया जाता है और कदाचित आर्यक के द्वारा ही इसकी हत्या भी की जाती है। इसी पालक का साला है शकार, जो कि नाटक का प्रतिनायक होगा, जो आगे हम चर्चा करेंगे। एक सिद्ध है जो कि आर्यक के द्वारा राज्य प्राप्त किया जाएगा, यानी आर्यक जो चरित्र है, जो राजा बनता है, वह राज्य प्राप्त करेगा, इसकी भविष्यवाणी सिद्ध करता है। आप लोगों ने अब ये भी देखें कि यह सिद्ध, मैं फिर उदाहरण दूंगा, यदि आप लोगों ने स्वप्न वासव दत्तम पढ़ा है और स्वप्न वासव दत्तम के प्रथम अंक में योगंधरायण के द्वारा
यह अभिव्यक्त किया जाता है कि सिद्ध ज्योतिषियों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि उदयन का विवाह पद्मावती से होगा। यद्यपि पूरे नाटक में कभी भी आपको सिद्ध आप नहीं पाएंगे, ज्योतिषी नहीं पाएंगे, लेकिन योगंधरायण ने उसका उल्लेख किया है। अर्थात योगंधरायण जानता है उस चरित्र को, वह चरित्र नेपथ्य में, कहानी में एक भूमिका के रूप में है, तो इसलिए हम उसको ऐसे चरित्र में गणना कर लेते हैं जो कि मंच पर उपस्थित नहीं है। तो इस तरह से सिद्ध यहां पर भी है जो मंच पर उपस्थित नहीं है। अब आते हैं दृश्य चरित्र, अर्थात वे चरित्र जो कि मंच पर उपस्थित हैं। इन चरित्रों में सबसे पहले हमने नारी चरित्र को अलग किया, और सबसे पहला जो चरित्र है वह है नटी। इसकी चर्चा पिछली बार हम लोगों ने की थी। हम लोगों ने जब प्रस्तावना की चर्चा की थी तो प्रस्तावना के लिए यह भी बतलाया कि प्रायशः सूत्रधार, नटी, पारिपार्श्विक और विदूषक ऐसे चरित्रों के माध्यम से प्रस्तावना का संवाद चलता है। सूत्रधार सामान्यतया नाटक में अपनी पत्नी के साथ मंच पर आता है और नटी के कार्यकलाप या नटी से हुए संवाद के माध्यम से हम नाटक की भावी घटनाओं की ओर सूचना देते हैं। मैं यहां पर संकेत दूंगा पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम का। सूत्रधार नटी को बुलाती हैं और नटी के सामने सूत्रधार अपना जो एक कॉन्फिडेंस के साथ, जो नो कॉन्फिडेंस है, उसको प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। और फिर क्रमशः बातचीत में वे कहते हैं कि वही प्रतिपात्र माधीयताम यत्नः, और नटी जवाब देती है कि नहीं सर, अरे इतना हमने परिश्रम किया है, इसमें न किंचिदपि परिहास्यते परिहीयते आदि कह के वो सांत्वना देती हैं। और सूत्रधार फिर नटी से निवेदन करता है कि आप जो सामने बैठे हुए सामाजिक हैं, ऑडियंस है, उनके मनोरंजन के लिए इस ग्रीष्म ऋतु को आधार बनाकर आप कोई गान करें। और तब नटी सरसिज सुभग सलिलावगाहा और ईशदीशत चुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार केसर शिखानी आदि पद्यों के द्वारा, दो कपलेट्स के द्वारा वह ऑडियंस का मनोरंजन करती है। तो ये नटी जो है दोनों कड़ी है। किसी किसी समय हम उसको पाते हैं कि वह एक महत्वपूर्ण कार्य में लीन रहती हैं। मुद्रा राक्षसम और मृच्छकटिकम के जो नटी है, उन दोनों की भूमिका देखेंगे मोर और लेस समान है। आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि मुद्रा राक्षसम मृच्छकटिकम के नटी में क्या समानता है, आदि आदि। तो दोनों में देखेंगे कि दोनों ब्राह्मण भोजन की तैयारी कर रही होती हैं, दोनों के घर में ब्राह्मण भोजन के लिए और पकवान आदि बन रहे हैं, बड़े अच्छे सुंदर सुंदर भोजन बन रहे हैं। और उसी बातों से बात निकलते 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 नाटक की मूल कहानी में प्रवेश करते हैं। इसके बाद जो चरित्र है वह है वसंत सेना। मित्रों, नाम से ही स्पष्ट है, वसंत सेना पूरे मृच्छकटिकम की जो समग्र नायिका है, अत्यंत सुंदरी नायिका है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह गणिका है, यद्यपि गणिका वृत्त में लीन नहीं है, लेकिन गणिका पुत्री है, गणिका के महलों में रहती हैं। इसीलिए उनका जो सामान्य परिचय हमारे सामने निकल कर आता है वह गणिका है, लेकिन इतनी अधिक गुणी है, गुणशीला है, गुणशालिनी है कि चारुदत्त जैसा सहृदय, इनोसेंट, गुण समूह से युक्त व्यक्ति वसंत सेना को अपनी पत्नी बनाता है, कुलवधू बनाता है, सम्मान का पद देता है। तो ये देखिए, जो एक और हम महाकवि कालिदास ने जिस सिद्धांत की स्थापना की है, उसी सिद्धांत का समर्थन है यहां पर कि सौंदर्य सब कुछ नहीं होता। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। सौंदर्य वही है जो प्रियतम को पसंद आए। और यहां पर तभी आप कहेंगे कि दूरी कृता खलु गुणैः उद्यान लता वन लता भी। जो गुणों का जो महात्म्य प्रदर्शित करता है महाकवि कालिदास, वस्तुतः प्रणय गुण से होता है,
क्योंकि जो सौंदर्य है वह क्षणिक होता है। और वसंत सेना दोनों है, सुंदरी तो है ही, लेकिन गुणों की कह सकते हैं कि खान है, गुणों की मंजूषा है। और तदनुसार वसंत सेना इसकी नायिका होती है, जो चारुदत्त के संघर्ष में चारुदत्त के साथ है, और परिणामतः चारुदत्त भी वसंत सेना के साथ है, और अंत में 10वें अंक में दोनों का मिलन होता है। रदनिका जो तीसरी नारी चरित्र है, वह चारुदत्त की परिचारिका है, चारुदत्त की सेविका है, चारुदत्त के घर का कार्य करने वाली है। और ये इसका एक एसोसिएशन है विदूषक से, नोक झोंक आदि, कहीं कहीं हास्य की भी उत्पत्ति के लिए पुनः मैं ले जाऊंगा कि जैसे आप पाते हैं निपुणिका और विदूषक विक्रमोर्वशीयम में उनके दोनों के नोक झोंक हैं, बड़ा सुंदर हास्य की उपस्थिति महाकवि कालिदास दोनों के संवाद के माध्यम से करते हैं। तो ये रदनिका है। चेटी वसंत सेना की दासी है, अगेन कि वसंत सेना के जो मेड, जैसे हम आप आदि भी घर में कहते हैं कि ये काम करने वाली है, सहायता करने वाली है, मेड सर्वेंट के हैं। मदनिका जो तृतीय प्रमुख, मैंने अभी प्रथम वसंत सेना को कहा है और तृतीय कह रहा हूं मदनिका को, द्वितीय अभी नहीं नीचे आएगी। यह वसंत सेना की प्रिय दासी है। अब प्रिय दासी जैसे ही शब्द में हमने प्रिय लगाया तो इसका अर्थ होता है कि ऐसी दासी जिससे अपने मन की बात करते हो कोई। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उर्वशी और निपुणिका है, क्योंकि उर्वशी की दासी के रूप में है निपुणिका, और निपुणिका से यार सारे अपने मन की भावना उर्वशी जो है वो शेयर करती है। यहां पर भी वसंत सेना अपने मन की सारी बातें मदनिका से, या मदनिका के लिए वसंत सेना पूर्णतया समर्पिता रहती है। और यह शर्विलक जो कि एक ब्राह्मण है उसकी प्रेयसी है, मित्र। शर्विलक के माध्यम से भी हमने कहा कि शर्विलक जो है इसको एक अत्यंत साहसी बताया गया है, और साहस शब्द का अर्थ और साहसी शब्द का अर्थ बड़ा एक अनोखा है। अगर आप संस्कृत में जाएंगे तो साहस और साहसी शब्द का अर्थ होता है चोरी डकैती का काम करने वाला, ठीक है। और शर्विलक यहां पर चोरी का कार्य करता है, और चोरी का कार्य करता है अपनी प्रेमिका के लिए। आज भी हम लोग कहते हैं कि प्रेमिका व्यक्ति को कहां से कहां लेके चला जाता है, तो शर्विलक की प्रेयसी है मदनिका। दूसरी जो प्रमुख स्त्री चरित्र है वह है धूता, चारुदत्त की पत्नी। बड़े ही सहज, शांत, दुख में भी घबराने वाली नहीं, धैर्यशीला, और इस सब के बावजूद एक सामान्य अपने यहां परंपरा चलती है कि पति के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली पतिव्रता पत्नी है धूता, जो वसंत सेना को अत्यंत सहजता से स्वीकार कर लेती है। उसके बाद दो छोटे छोटे चरित्र हैं। छत्रधारिणी, छत्रधारिणी वसंत सेना की परिचारिका है। अब स्पष्ट है जो अम्ब्रेला होल्ड करने वाली है, यानी वसंत सेना कभी निकलती होगी तो साथ में अम्ब्रेला लेकर के, छतरी लेकर के चलती होगी, तो वो छत्रधारिणी है। कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है, मतलब कहानी में या घटना में आगे बढ़ाने वाली कोई बात नहीं करती हैं। और यही कारण है जब इसका मंचन करते हैं तो इन सारे चरित्रों को एडिट कर दिया जाता है कि चलो हमारी नायिका बिना छतरी की ही चलेगी, लेकिन अगर उसके ग्रेस को दिखाना हो, उनके औरा को दिखाना हो, उनकी भव्यता को दिखाना हो, तो छत्रधारिणी को छतरी पकड़ा करके साथ लगा देते हैं। वृद्धा या माता कह ले, ये वसंत सेना की माता है। 10वें अंक में इनको हम देखते हैं, पाते हैं। वसंत सेना की माता, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि इसके माध्यम से एक गणिका परिचय वृत्त प्राप्त होता है वसंत सेना का। तो इस रूप में ये अभी हमने केवल आपको अदृश्य और नारी चरित्र का विश्लेषण किया। इसके बाद पुरुष चरित्र का विश्लेषण हम प्रारंभ करेंगे अपनी अगली श्रृंखला में। आप लोगों ने सुना इसे ध्यानपूर्वक, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।